प्रिय छात्रों, कूलाम का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं और हम यह पढ़ चुके हैं कि दो समान आवेशों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अर्थात दो समान आवेश हैं तो ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से ये ऋण आवेश है, दोनों ऋण आवेश हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब दो विपरीत आवेशों को हम रखते हैं तो ये दोनों विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है Q1 व Q2 और इन दोनों आवेशों को निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण का बल क्या होता है? क्या यह वैद्युत बल दोनों आवेशों के मान पर निर्भर करता है? अगर ये दोनों आवेशों के मान ज्यादा हों तो क्या वैद्युत बल भी ज्यादा होगा? अगर दोनों आवेशों के मान कम हो तो क्या वैद्युत बल भी कम होगा? तो इसके लिए कूलाम ने बतलाया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात Q1 Q2, तो ये Q1 और Q2 दो आवेश का ये गुणनफल है और यह गुणनफल दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुणनफल जितना ही अधिक होगा उतना ही वैद्युत बल अधिक होगा, गुणनफल जितना ही कम होगा वैद्युत बल उतना ही कम होगा। कूलाम ने यह भी बतलाया कि यह वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/r²। आप देख रहे हैं ये अंश में है और ये हर में है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है जब एक भौतिक राशि का मान बढ़ाया जाता है और दूसरी भौतिक राशि का मान कम हो जाए, या एक भौतिक राशि का मान कम करने पर दूसरे भौतिक राशि का मान बढ़ जाए, तो यहाँ पर जो संबंध है दोनों भौतिक राशियों के बीच, इस संबंध को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपात में ये दूरी है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? F Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहां पर हमें एक नियतांक की आवश्यकता है। फिलहाल नियतांक के लिए हम K ले लेते हैं जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा। तो F = K जो कि अनुक्रमानुपाती नियतांक है, Q1 Q2 अपॉन r²। आइए हम थोड़ा K के विषय में जानें। K किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो K का मान माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है और इसका मान होता है 9.0 × 10⁹। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक K का ये वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका मान आप जान चुके। देखिए परिभाषा में कूलाम के नियम में कहा गया दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर शब्द कहा गया। इसका अर्थ है कि ये जो आवेश है ये स्थिर होना चाहिए।
क्योंकि अगर ये गतिशील हो जाता है तो फिर गतिशील अवस्था में एक आवेश जो गुण छोड़ता है वह छोड़ने लगेगा। जैसे एक आवेश अगर गतिशील है तो वैद्युत धारा बनाता है। तो इसलिए कूलॉम ने कहा कि ये बिंदु आवेश जो हैं ये स्थिर होने चाहिए, ये बिल्कुल अपने स्थान पर फिक्स होने चाहिए। बिंदु आवेश उन्होंने नाम लिया। क्यों बिंदु आवेश नाम लिया? अब मान लीजिए कि ये आवेश बिंदु आवेश न होकर एक बड़ा आवेश हो, तो इस बड़े आवेश में बहुत सारे ये बिंदु होंगे और हर एक बिंदु से वैद्युत बल बनाने वाली रेखा निकलेगी। हर एक बिंदु से निकलेगी ये रेखा। हालांकि ये जो रेखा है ये बल नहीं है, लेकिन बल बनाने वाली ये रेखा है। ऐसा मान लीजिए जैसे एक गेंद है और उसमें हर एक बिंदु से छोटे छोटे धागे लगा दिए गए हैं। अब ये धागे बल का काम नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन धागों को खींचे तो फिर ये बल बन जाएगा, या इसको धक्का दे तब बल बन जाएगा। तो इस तरह से अगर बड़ा आवेश होगा तो उसके हर एक बिंदु से बल बनाने वाली रेखाएं गुजरेंगी और यहाँ पर इतने बल बन जाने की संभावना होगी भविष्य में कि अब सबका एक साथ अध्ययन करना जटिल कार्य होगा। इसलिए कूलॉम ने ये माना कि जो आवेश हो वो एक बिंदु के रूप में हो, वो बहुत बड़ा न हो। ये दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसे यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है वह इन दोनों आवेशों को मिला दिया जाए, इस रेखा के अनुदिश ये बल कार्य करता है। इसका क्या अर्थ है? जैसे मान लीजिए कि ये आवेश है, बिंदु आवेश है, निर्वात में रखा गया है। अब एक ये लाइन ऐसे गुजर रही है। अब एक ही लाइन क्यों गुजरे? लाइनें तो इस तरह से हर तरफ से गुजरनी चाहिए, चारों तरफ से गुजरनी चाहिए। ये लाइनें चारों तरफ से गुजर रही है, तो ये कितने घनकोण में ये सभी लाइनें हैं। एक गोला अपने केंद्र पर एक संपूर्ण जो घनकोण बनाता है वो 4 पाई स्टेरेडियन का बनाता है। तो एक गोला 4 पाई स्टेरेडियन का पूरा घनकोण बनाता है अपने केंद्र पर। तो ये जो सारी लाइनें निकल रही हैं इन सबका भी कोण होगा, कंप्लीट कोण होगा 4 पाई। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि ये सभी जितनी भी लाइनें निकल रही हैं सभी बल बना रही हैं। चारों तरफ से ये लाइनें निकल रही हैं और ये सभी मिलकर एक बड़ा बल बना रही हैं। उस बल को अगर हम 1 न्यूटन मान लेते हैं तो हम यह कहेंगे कि पूरे 4 पाई स्टेरेडियन घनकोण से निकलने वाली ये लाइनें 1 न्यूटन का बल बना रही हैं। अब अगर हम ये चाहें कि एक लाइन कितना बल बनाएगी, एक लाइन, तो हम ये मान लें कि एक जो ये लाइन निकल रही है वो 1 स्टेरेडियन घनकोण में निकल रही है। तो हम यहां से सरलता से निकाल सकते हैं 4 पाई घनकोण अगर 1 न्यूटन का बल बना रहा है तो 1 स्टेरेडियन कितना बल बनाएगा? 1/4 पाई। ये 1/4 पाई बनाएगा। तो ऐसा हमने मान लिया कि एक जो ये लाइन है यह लाइन 1 स्टेरेडियन में निकल रही है और 1 स्टेरेडियन जो बल बनाएगा वह 1/4 पाई बनाएगा। तो यहां एक बात ये क्लियर हो गया कि जो ये नियतांक k है इस k में 1/4 पाई होना चाहिए।
इस नियतांकीय में 1/4 पाई होना चाहिए, क्योंकि केवल एक रेखा के अनुदिश हम बल देख रहे हैं, सभी रेखाओं के अनुदिश बल हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए एक रेखा के अनुदिश जो बल होगा वह 1/4 पाई हो जाएगा। अब आते हैं इस बात पर हम बहस करेंगे कि ये माध्यम में जो चार्ज रखा गया है, तो क्या उन दोनों के बीच लगने वाले बल को माध्यम भी प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। अब जैसे आप मान लें कि चार्ज है और इसके बीच निर्वात है या वायु भी हम मान सकते हैं, वायु। तो दो चार्ज के बीच बल बहुत अधिक हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। जब अनंत हो जाएगा तो फिर वहां मुश्किलें पैदा होंगी। हमने पढ़ा कि जब हम सिंथेटिक शर्ट शरीर से उतारते हैं तो चटचट की आवाज होती है, यानी कि सिंथेटिक शर्ट शरीर से रगड़ करता है और रगड़ होकर वह आवेशित हो जाता है। इस स्थिति में अगर सिंथेटिक शर्ट अगर शरीर को आकर्षित करता है और वह अनंत हो जाए तो फिर शर्ट शरीर से चिपक जाएगा। उस स्थिति में ऑपरेशन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि जब हम बार बार कंघी करते हैं तो कंघी भी आवेशित हो जाती है और वह कंघी भी बाल को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अगर ये बल अनंत हो जाए तो फिर बाल से कंघी चिपक जाएगी और वहां भी बाल काटने की नौबत आ जाएगी। हमने यह भी पढ़ा कि जब हम किसी गाड़ी के सीट पर बैठे होते हैं तो सीट पर आगे पीछे दाएं बाएं खिसकने के कारण सीट और शरीर का घर्षण होता है और वहां भी सीट आवेशित हो जाता है। इस परिस्थिति में अगर बल अनंत हो तो फिर सीट से शरीर चिपक जाएगा। अब वहां भी एक नौबत आ जाएगी ऑपरेशन की। कहने का मतलब ये कि यह जो दो आवेशों के बीच वैद्युत बल है वह बल एक लिमिट में होना चाहिए, एक सीमा में होना चाहिए। तो उसको सीमा में करने का काम ये निर्वात अथवा वायु करता है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर माध्यम वायु है अथवा निर्वात है तो ये निर्वात अथवा वायु दो आवेश के बीच लगने वाले बल को कम करते हैं। इसलिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अनंत नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा माध्यम ले लें, जैसे जल हम ले लिए, माध्यम जल, अगर दो आवेश जल में रखे गए हैं तो जल निर्वात और वायु के तुलना में भी बहुत ज्यादा बल को कम करता है। जैसे सपोज कीजिए कि दो आवेश वायु में रखे गए हैं और यहाँ अगर बल लग रहा है 1 न्यूटन का, तो अगर इन्हीं दोनों आवेशों को इतनी ही दूरी पर अगर हम जल में रख दें तो अब ये बल 1 न्यूटन नहीं रह जाएगा बल्कि 1/80 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 80वां हिस्सा रह जाएगा, मात्र इतना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम हो सकते हैं और उन माध्यमों का अपना जो ताकत होगा वो भी भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये जो माध्यम है जो कि वैद्युत बल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास उनके एक विशेष गुण के कारण होता है। उस गुण को हम कहते हैं वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता इंग्लिश में इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। तो अगर निर्वात है तो हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर कोई माध्यम है तो हम कहते हैं परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम कहते हैं, यानी कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता। तो मतलब आप ये बात बिल्कुल समझ चुके हैं कि दो आवेश के बीच
जो वैद्युत बल होता है उस बल को कंट्रोल निर्वात भी करता है, वायु भी करता है, कोई भी दूसरा माध्यम हो वे भी उसको कंट्रोल करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रयास है माध्यमों का, जो वैद्युत बल को कम करने का प्रयास करते हैं, उस प्रयास, उस गुण का नाम है वैद्युतशीलता, परमिटिविटी। ओके, अब हम विद्युतशीलता को थोड़ा और गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये दो चार्ज हैं, इनके भी जो बल है, इस बल को माध्यम कम करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, आप एक साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये खेत है और इस खेत में हमको पानी देना है और यहाँ पर पानी का सोर्स है, ट्यूबवेल वगैरह है। तो यहाँ से पानी को हम प्लास्टिक की नाली द्वारा हम ला रहे हैं, पानी को प्लास्टिक की नाली द्वारा हम ला रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पानी को अवशोषित नहीं करता है। तो यहाँ से जितना हम पानी छोड़ेंगे उतनी कंप्लीट मात्रा खेत में आ जाती है। यानी कि यहाँ मार्ग में कहीं पानी का अवशोषण नहीं होता है, कहीं पानी की बर्बादी नहीं होती है। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पर प्लास्टिक की नाली न होकर के अगर हम कच्ची नाली के द्वारा अगर पानी को हम खेत में लाते हैं, जैसे ये कच्ची नाली है, मिट्टी पर बनी हुई, और इस नाली के द्वारा अगर हम खेत में पानी ले जाएं तो यहाँ से जो पानी चलेगा, खेत में तो जा रहा है ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी है और ये कच्ची नाली है तो पानी की बहुत ज्यादा मात्रा मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगी इस तरह से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जितना पानी हमने यहाँ छोड़ा वो पूरा का पूरा पानी खेत में नहीं पहुंच पाया, बल्कि मार्ग में ही कुछ अवशोषित हो गया, कुछ नष्ट हो गया। ये भी कह सकते हैं कि जमीन ने पानी को थोड़ा चुरा लिया, अपने अंदर रख लिया, इसलिए जितना पानी यहाँ पर छोड़ा गया वो पूरा का पूरा पानी इस खेत में नहीं पहुंचा। देखिए, हमें याद आ रहा है राजीव गांधी ने कहा था कि सेंटर से 1 रुपया चलता है तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वह 10 पैसा हो जाता है। इसका मतलब कि मार्ग में 90 पैसा किसी ने उड़ा दिए, कोई खा गया। तो ये होता है। ठीक इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दो चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज बल बनाने वाले हैं, ये वैद्युत बल बनाते हैं। लेकिन इनके मार्ग में अगर कोई माध्यम हो, निर्वात ही सही, वायु ही सही, या कोई भी चीज अगर इसके मार्ग में है तो वो क्या करता है, इनके पास, आवेशों के पास जो बल बनाने की ताकत है वो अनंत तक ताकत होती है। लेकिन ये बीच का माध्यम क्या करता है? बीच का माध्यम निर्वात भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कोई भी कुचालक पदार्थ हो सकता है। तो ये जो माध्यम है, ये जो बल बना रहे हैं, इनके प्रयास को ये माध्यम कम कर देता है। यानी कि जो ये बल बन रहा है, इस बल को ये माध्यम कुछ अपने अंदर, सपोज कीजिए पानी की तरह अवशोषित कर लेते हैं, या ये कहें कि ये कुछ छुपा लेते हैं बल को, या ये भी हम कह सकते हैं कि चुरा लेते हैं, जो कहें, जो शब्द हम यूज करें। लेकिन यहाँ पर भौतिक विज्ञान की भाषा में उसी को हम कहते हैं वैद्युतशीलता। तो वैद्युतशीलता का अर्थ ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का कितना हिस्सा इसमें लुप्त हो गया, उसी को हम कहते हैं विद्युतशीलता। आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे। अब ये जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात के लिए इसका मान कुछ और होगा, जल के लिए कुछ और होगा, भिन्न भिन्न कुचालक पदार्थों के लिए विद्युतशीलता का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे वायु अथवा निर्वात के लिए विद्युतशीलता
का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये निर्वात की अथवा वायु के ये है विद्युतशीलता। इस विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये निर्वात की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन के बाद एक हम जीरो भी लगा देते हैं। तो अगर यहां पर जीरो लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है? एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब हमारा के कंप्लीट हो गया। ये जो के है ये क्या हो जाएगा 1/4 जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और चूंकि ये विद्युतशीलता बल के मान को कम कर रहा है इसलिए उसको जगह मिलेगा हर में, तो यहां हो जाएगा विद्युतशीलता। चूंकि ये दोनों आवेश निर्वात में रखे गए हैं तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। ये हुआ के स्थान पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं और पूरे इस वैल्यू का मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कूलम के नियम का फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्रक बल का न्यूटन होगा। अब आइए थोड़ा हम जानते हैं कि जो कुचालक पदार्थ हैं, कुचालक पदार्थों को हम कहेंगे परावैद्युत। अब जैसे मान लीजिए दो आवेश के बीच, ये दो आवेश है और दोनों आवेशों के बीच कुछ निश्चित ये दूरी है। इसको निर्वात में रखा गया है तो विद्युतशीलता होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये विद्युतशीलता है। अब यदि यहां पर निर्वात न लेकर के अगर हम कोई दूसरा माध्यम ले लें, सपोज कीजिए हमने एक माध्यम ए ले लिया, माध्यम ए हमने लिया, निर्वात के स्थान पर माध्यम ए हमने ले लिया। ए माध्यम का विद्युतशीलता 17.70 इंटू 10 टू द पावर -12 है। अब ए को हम हटा देंगे यहां से, इन दोनों चार्ज को अब हम एक दूसरे माध्यम में ले लिए जो माध्यम बी है, परावैद्युत बी है, और इसका हमने मान लिया कि इसकी विद्युतशीलता 26.55 इंटू 10 टू द पावर -12 है। तो आप देख रहे हैं ये वायु की विद्युतशीलता, ये माध्यम ए की विद्युतशीलता और ये माध्यम बी की विद्युतशीलता। इसमें एक विशेष चीज नजर आ रही है, जैसे ये जो मान है 17.70, ये 8.85 का ये डबल है, 2 गुना है। उसी प्रकार से यह जो मान है वह 8.85 का 3 गुना है। तो हम देख रहे हैं कि ये मान 2 गुना है और ये मान कंप्लीट 3 गुना है। तो अब यहां अगर हम अलग अलग माध्यमों की विद्युतशीलता अलग अलग हम याद करें तो बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब इसको याद करें, इसको याद करें, इसको याद करें, तो यह एक मुश्किल कार्य होगा। तो इसके लिए एक हम आसान रास्ता निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह जो मान है इसका 2 गुना है, यह मान इसका 3 गुना है। तो ये न याद करके हम ये कह सकते हैं कि ए का विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता की 2 गुनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि बी की विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता की 3 गुनी है। अगर ऐसा हम बात करें
तो कहने में हमें आसानी होगा, याद रखने में भी हमें आसानी होगा। तो एक तरह से हम कर क्या रहे हैं, इस विद्युतशीलता में इस विद्युतशीलता से हम भाग दे रहे हैं। तो अगर हम माध्यम की विद्युतशीलता को केवल एप्सिलॉन मान लें और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, तो इसमें हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो एक संख्या मिल गया। जैसे यहां पर संख्या मिल गया 2 गुना, यहां पर मिल गया 3 गुना, उस संख्या को हम के लिख देते हैं, कैपिटल के हो गई है। तो यहां पर एक नंबर आ गया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये एक नंबर आ रहा है। और ये नंबर किसका है? परावैद्युत का है, परावैद्युत का ये नंबर है। तो इसका भी हम कोई नाम दे सकते हैं। और साधारण सी बात है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, आप सबको एक रोल नंबर भी मिला हुआ है। अगर मैं कहूँ रोल नंबर 12, तो मुकेश खड़ा हो गया, यानी कि मुकेश की पहचान तो उसका नाम है ही मुकेश, लेकिन मुकेश की क्लास में एक और पहचान है, उसका रोल नंबर। तो मुकेश को एक रोल नंबर मिला है, एक संख्या मिली हुई है। ठीक उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई परावैद्युत 2 गुना है, कोई 3 गुना है, कोई 4 गुना है, तो यहाँ पर एक इनको नंबर मिल रहा है। तो यह जो नंबर है परावैद्युत और ये जो अंक है, इन दोनों को अगर हम एक साथ बोलें तो इसको हम कहेंगे परावैद्युतांक। तो जो भी कुचालक पदार्थ है माध्यम के रूप में, उसका नाम होगा परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक, और जो उसका नंबर है उसको मिलाकर अगर हम कहें तो उसको हम कहेंगे परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। ओके, अब यहां पर एक बात और हम समझ लें, जैसे निर्वात में 2 आवेश Q1 Q2 रखे गए हैं, ठीक है। अगर Q1 का वैल्यू 1 हो और Q2 का वैल्यू भी 1 हो, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम। ओके, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो दोनों के बीच कितना वैद्युत बल कार्य करेगा? तो यहां Q1 के स्थान पर 1 लिखेंगे, Q2 के स्थान पर 1, और यहां पर 1 का वर्ग, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, वो भी विलुप्त हो जाएगा, यानी कि बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो अगर हम यहां पर वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 × 1/1², तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 2 समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, अगर उनके बीच बल 9 × 10⁹ न्यूटन लग रहा है, तो निश्चय ही वे दोनों आवेश एक कूलम के होंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं, एक कूलम का परिभाषा लिख सकते हैं। एक कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य समान आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। और इसी के साथ हम परावैद्युतांक को ही परिभाषित करेंगे। परावैद्युतांक, मान लिया जाए 2 आवेश निर्वात में रखे गए हैं, निर्वात को वैक्यूम कहते हैं, तो उनके बीच जो बल लगेगा F VAC वैक्यूम, ये बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। ओके,
अब हम मान लें कि वे दोनों आवेश उतनी ही दूरी पर किसी दूसरे माध्यम में रखे गए हैं, तब उनके बीच बल क्या होगा? F मीडियम MED वही आवेश है, वही दोनों आवेश हैं और उतनी ही दूरी पर रखे गए हैं, लेकिन अब वैक्यूम में वो नहीं है, किसी अदर मीडियम में है। तब फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर निर्वात में आवेश है तो यहां एप्सिलॉन 0 है, और अगर माध्यम में आवेश है तो यहां केवल एप्सिलॉन है। इस एप्सिलॉन 0 को हम कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता और इसको हम कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। अब यदि इन दोनों में हम भाग दे दें, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त हो जाएगा, आप देख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R² सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/4 पाई भी कैंसिल होगा, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो क्या प्राप्त होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एक अनुपात है, हालांकि थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोगों ने देखा, पढ़ा, तो ये क्या प्राप्त हुआ? एक अनुपात प्राप्त हुआ है, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता में अगर आप निर्वात की विद्युतशीलता से भाग दे दें तो वो एक अनुपात प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम हमने के दिया था, और इसी को हमने कहा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम परिभाषित करने का कोशिश करेंगे। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा ठीक वैसे ही आवेशों को कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है।